डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सरकार कल पेश करेगी वक्फ संशोधन विधेयक, पारित होने को लेकर आशंकाएं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 17 जगहों के बदले नाम। मुख्यमंत्री बोले, लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए, तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस की चीन से नजदीकी, भारत को लेकर क्या बोले? So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things. होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। पीटीआई के इंटरव्यू में कहा, मैं योगी हूं, हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आया, राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत, 3 घायल, छत ढहने से कई कामगार फंसे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर चलाने की घटनाओं पर की तीखी टिप्पणी। प्रयागराज में अतीक अहमद के नाम पर 2021 में प्रोफेसर समेत 3 लोगों के मकान गिराए जाने को बताया अमानवीय और झकझोर देने वाली कार्रवाई। 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश। 2 अप्रैल से अमेरिका लगाएगा दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स। ट्रंप का दावा, भारत टैरिफ घटाने को राजी। दूसरी तरफ चीन, जापान, साउथ कोरिया इसके खिलाफ हुए एकजुट। और भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे भारत में परमाणु रिएक्टर। 2007 में हुए समझौते को 18 साल बाद अमेरिकी प्रशासन की मिली मंजूरी। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। वक्फ संशोधन विधेयक सरकार कल यानी 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश करेगी। इसके बाद उस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है। इसके बाद सरकार बिल को पास कराने की कोशिश करेगी। हालांकि एनडीए के 2 प्रमुख घटक दलों ने इस पर अपने समर्थन को लेकर अभी भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अंशिता। पिछले काफी समय से राजनीतिक विवाद में फंसे वक्फ संशोधन को आखिरकार सरकार ने कल संसद में पेश करने का फैसला किया है। 8 घंटे की चर्चा के बाद सरकार इस पर मतदान कराने की भी कोशिश करेगी। इसी वजह से बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। हालांकि बीजेपी के 2 प्रमुख सहयोगी दलों जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने अभी बिल के समर्थन या विरोध पर कोई फैसला नहीं किया है। दोनों पार्टियों ने सरकार के सामने कुछ संशोधन रखे हैं और माना जा रहा है कि इन्हें शामिल करने के बाद ही ये दोनों पार्टियां इस पर कोई फैसला करेंगी। जनता दल यूनाइटेड के नेता अहमद अशफाक करीम कहते हैं, हम उम्मीद ये रख रहे हैं कि चाहे नायडू जी जो वहाँ आंध्रा के इतने मजबूत सिपाही सेकुलरिज्म के हैं वो, और मैं समझता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात में इस पर कोई न कोई नजरसानी करेंगे कि ये बिल वापस ले लिया जाए। हम उस कमेटी में तो है नहीं कि सबके फैसले की बात हम कर सके। मैं ऐसे अहमद अशफाक करीम की हैसियत से मैं ये विनती करता हूँ कि ये बिल माननीय मुख्यमंत्री जी को वापस करवा दें। वहीं इंडिया गठबंधन इस विधेयक के विरोध की पूरी तैयारी कर चुका है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि हम बिल का विरोध करेंगे। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। इससे पहले आज लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। वहीं विधेयक को लेकर एआईएमआईएम नेता सदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक संविधान विरोधी है। 12 घंटे तो जेन्युइन डिमांड था, अब स्पीकर साहब ने डिसाइड किया है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल सकता हूं कि हम तो बराबर डिबेट में हिस्सा लेंगे, अमेंडमेंट्स भी मूव करेंगे और हम उसमें पूरा अपनी बात को रखेंगे दलील के साथ और बताएंगे कि कैसा ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसा ये मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन की मुखालिफत करता है, कैसा ये मुसलमानों के चैरिटेबल रिलीजियस प्रैक्टिसेस से उनको महरूम करता है। ये हम कल बताएंगे। विधेयक को पास कराने के लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि उसके पास लोकसभा में सिर्फ 240 सीटें हैं। लेकिन सहयोगी दल, खासकर जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी ने अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
ऐसा माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां इस विधेयक का समर्थन तभी करेंगी यदि उनकी ओर से पेश किए गए संशोधनों को सरकार मान लेती है। हालांकि सरकार के लिए उन संशोधनों को स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं है। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पास कराना एक बड़ी चुनौती बन गया है। सहयोगी दल समर्थन देते हैं तो भी और नहीं देते हैं तो भी, क्योंकि सहयोगी दल समर्थन देने की जो शर्त रख रहे हैं, यानी जिन संशोधनों की मांग कर रहे हैं, वो सरकार के लिए संभव नहीं दिखता। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सरकार ने राज्य के 4 जिलों के 17 स्थानों का नाम एक साथ बदल दिया है। ये सभी स्थान पहले उर्दू फारसी शब्दों वाले थे, जिन्हें बदलकर हिंदी और संस्कृत शब्दों वाले कर दिए गए हैं। मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों के नाम हिंदू महापुरुषों के नाम पर कर दिए गए हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार के पास कोई काम ही नहीं है तो नाम ही बदलने का काम कर रही है। एक रिपोर्ट के साथ हैं आराधना। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के 4 जिलों के 17 स्थानों के नाम बदलने का निर्णय लिया है। इनमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और रुद्रपुर जनपद शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इनके नाम बदलने की मांग काफी दिनों से की जा रही थी। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना था कि उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए यहाँ के शहरों और कस्बों का नाम भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। बदले गए सभी नाम उर्दू और फारसी शब्दों वाले और मुस्लिम धर्म के लोगों से जुड़े हुए हैं और बदलकर जो नाम रखे गए हैं वो हिंदी और संस्कृत शब्दों वाले और हिंदू महापुरुषों के नाम पर है। मसलन हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर कर दिया गया है, जबकि गाजीवली का नाम बदलकर आर्यनगर किया गया है। चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत सवाल उठाते हैं कि क्या नाम बदलने से विकास की धारा बदल जाएगी। न पक्ष में है न विपक्ष में है, हम केवल इतना कहना चाहते हैं, केवल नाम बदलना ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो गया है, क्योंकि इनके पास काम बताने को कुछ नहीं है। 8 साल 8.5 साल जो भी है, ये पूरी तरीके से घोर विफलता के वर्ष है और जनता इनसे सवाल कर रही है, तो उस सवाल से ध्यान भटकाने के लिए ये नाम बदलने का नाटक किया जा रहा है। उत्तराखंड से पहले यूपी में कई शहरों के नाम बदले गए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुष्कर सिंह धामी को सुझाव देते हैं कि वो राज्य का ही नाम बदल दे। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण शहरों के नाम बदले हैं और अभी कई और नाम बदलने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। उत्तराखंड में इससे पहले भी कुछ जगहों के नाम बदले गए थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जोशी मठ का था, जिसे बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया गया। लेकिन इस बार बदले गए शहरों के नाम के पीछे एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। बांग्लादेश के नेता मोहम्मद यूनुस पिछले दिनों चीन की यात्रा पर थे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसकी भारत में आलोचना तो हो ही रही है, भारत में उन बयानों को चिंता की निगाह से भी देखा जा रहा है। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि कहीं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की नज़दीकी चीन से तो नहीं बढ़ाना चाहते, और यदि ऐसा है तो ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं आंचल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद संभालने के बाद मोहम्मद यूनुस अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर हाल ही में चीन गए थे। उनकी ये यात्रा भारत में पहले ही काफी चर्चा में रही और ऐसी अटकलें लग रही थी कि यूनुस कहीं बांग्लादेश को चीन के और करीब तो नहीं लेकर जा रहे हैं। वहीं उन्होंने चीन में कुछ ऐसे बयान भी दिए जो भारत की इन आशंकाओं को पुष्ट करते हैं। चीन यात्रा के दौरान दिए गए उनके एक बयान का भारत में काफी विरोध किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर मौजूद एक वीडियो क्लिप में यूनुस चीनी नेताओं को संबोधित करते हुए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में कुछ बात करते नजर आ रहे हैं। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। ये भारत का एक लैंड लॉक्ड इलाका है। इस इलाके में हम समंदर के इकलौते गार्जियन हैं। इससे बहुत बड़ी समस्याएं खुल जाती हैं और ये चीनी अर्थव्यवस्था का एक एक्सटेंशन हो सकता है। यानी यूनुस चीन को एक ऑफर दे रहे हैं और वो भी भारत के लिए। यूनुस इस बयान में चीन को बांग्लादेश में निवेश करने का निमंत्रण दे रहे थे, लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा करने के पीछे उनकी क्या मंशा थी, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि उनके इस बयान की भारत में काफी आलोचना की जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयान को अपमानजनक और काफी निंदनीय बताया है। शर्मा ने इसे एक भड़काऊ बयान बताते हुए एक्स पर लिखा कि इस तरह के बयानों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गहरे सामरिक विचारों और पुराने एजेंडे को दिखाता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस टिप्पणी ने भारत के चिकन स्नेक गलियारे की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है और ये बेहद जरूरी है कि इस गलियारे के नीचे और इसके इर्द गिर्द और ज्यादा मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क बनाया जाए। चिकन स्नेक पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित सिलीगुड़ी गलियारे को कहा जाता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला एक छोटा सा इलाका है। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी से लेकर राज्य के तराई इलाके तक जाता है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर ये 20 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। इसके 3 तरफ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमाएं हैं। इसे सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जाता है। ये पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम, असम, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए भी व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये लोगों और उत्पादों की आवाजाही के लिए जरूरी सड़क और रेल नेटवर्क के अलावा वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास स्थित भारतीय सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों को जोड़ने वाले रेल नेटवर्क का भी केंद्र है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं आंचल। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। आईपीएल 2025 के 18वें सीजन के बीच भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने संन्यास और भविष्य की योजनाओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कोहली, कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के संन्यास को लेकर क्रिकेट जगत में चर्चाएं जोरों पर हैं। पिछले साल T20 विश्व कप जीतने के बाद इन तीनों दिग्गजों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। इसके बाद इस साल चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के साथ ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये खिलाड़ी वनडे क्रिकेट को भी अलविदा कह सकते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने साफ कर दिया था कि वो अभी संन्यास नहीं ले रहे हैं। तो वहीं अब विराट कोहली ने भी अपने इरादे जाहिर कर संन्यास की अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। हाल ही में एक इवेंट के दौरान जब कोहली से उनके अगले बड़े कदम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद सहज अंदाज में जवाब दिया। कोहली ने कहा, अगला बड़ा कदम मुझे नहीं पता, शायद अगला विश्व कप 2027 जीतने की कोशिश करें। इस बयान से साफ है कि कोहली न केवल संन्यास से दूर हैं, बल्कि उनकी नजर अब 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप पर टिकी है। ये जवाब उनके प्रशंसकों के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि कोहली का ये ऐलान दर्शाता है कि वो अगले 2 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सक्रिय रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोहली का यह बयान भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी सकारात्मक संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में कोहली ने अपने बल्लेबाजी से कई यादगार पारियां खेली हैं और टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबारा है। आईपीएल 2025 में भी वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो उनकी फिटनेस और जुनून को दर्शाता है। उनके इस बयान से युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी, जो कोहली को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरी ओर रोहित शर्मा और कोहली जैसे खिलाड़ियों का अनुभव 2027 वनडे विश्व कप में भारत के लिए अहम साबित हो सकता है। क्रिकेट प्रेमी अब ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि क्या ये जोड़ी एक और विश्व कप ट्रॉफी भारत की झोली में डाल पाएगी। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। जनता के सबसे प्रतिष्ठित कवियों में से एक रहे केदारनाथ अग्रवाल। उन्होंने लिखा था, लूट खसोट जहाँ होती है, मेरी ताब वहाँ खोटी है, मिली कचहरी इज्जत थोपी, पहना थोथा उतरी टोपी, लिए हृदय में कविता थाती, मैं ताने हूँ अपनी छाती। केदारनाथ अग्रवाल के सीधे, सरल लेकिन मजबूत व्यक्तित्व और जन सरोकारों से जुड़े उनके रचना कर्म को उनके जन्मदिन पर याद कर रहे हैं हमारे साथी अतुल सिन्हा। हिंदी साहित्य में 4 कवियों का नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है और हिंदी कविता में इन 4 कवियों के रचनाकाल को बेहद अहम माना गया है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन।
इनमें से सभी कवियों के भीतर गांव, जनपद और अपने देश की ज़मीनी हकीकत को देखने की एक अद्भुत दृष्टि थी और यही सादगी और सरलता उनके जीवन और व्यक्तित्व की भी खासियत थी। सम्मान बेशक देर सबेर इन्हें कई मिले हों, लेकिन इन कवियों ने कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी। खासकर केदारनाथ अग्रवाल की जब हम बात करते हैं तो बांदा से उनका लगाव और अंतिम वक्त तक वहीं बने रहने की जो उनकी जिद थी, वो हमेशा उन्हें आम आदमी के बीच का कवि बनाकर रखती रही। 1 अप्रैल 1911 को केदारनाथ अग्रवाल उत्तर प्रदेश के बांदा के कमासिन गांव में पैदा हुए। पारिवारिक कारणों और पढ़ाई लिखाई के लिए बेशक रायबरेली, कटनी, जबलपुर और इलाहाबाद में रहे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े और कानपुर से कानूनी शिक्षा ली, लेकिन ताउम्र वो बांदा में ही वकालत करते रहे। बेहद ईमानदार, मेहनती और संवेदनशील। वैसे तो पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता भी कविताएं लिखते थे और उनका कविता संग्रह भी आया था, मधुरिम। ऐसे में जाहिर है केदार जी में एक कवि तो बचपन से ही था, लेकिन इलाहाबाद आकर उसने पूरी तरह आकार ले लिया। यहाँ के साहित्यिक माहौल ने केदार जी को बहुत प्रभावित किया। यहीं के परिमल प्रकाशन ने उनका पहला कविता संग्रह मार्च 1947 में छापा, युग की गंगा। इसके बाद उनके सभी प्रमुख संग्रह परिमल प्रकाशन से ही छपे। उनका चर्चित संग्रह था फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। केदार जी ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार माना और जनसाधारण के जीवन की गहरी और व्यापक संवेदनाओं को अपनी कविताओं में उतारा। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं का अनुवाद रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी में हुआ है। उनकी एक कविता सुनते हैं जो उन्होंने दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में सुनाई थी। मेरी एक छोटी सी कविता है, धूप की तलवार। खिले हैं खुले दिन के कमल के फूल, खिले हैं खुले दिल के कमल के फूल, आकाश का विश्वाधार पंखुड़ियों पर उठाए। हवा का हिलता है दुकूल, न कोई टंटा है न कोई शूल, नदी में चमकती है धूप की धार धरी तलवार। केदार जी के गांव में उन्हें याद करते हुए कविताओं और साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। सम्मान समारोह होता है और केदारनाथ अग्रवाल सम्मान से हर साल कोई न कोई ऐसा कवि सम्मानित होता है जिसका सरोकार आम जनता के साथ साथ पूंजीवादी और अमानवीय संस्कृति के खिलाफ एक जन सांस्कृतिक चेतना से रहा हो। केदार जी बेशक 22 जून 2000 को 89 साल की उम्र में सबको अलविदा कह गए हों, लेकिन उन जैसे कालजयी कवियों ने जन सरोकार से जुड़े रचनाकर्म और प्रतिरोध की आवाज़ की जो परंपरा शुरू की, वो आज भी बरकरार है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।